हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस, जिसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेको और लाइट ईयर के बारे में स्टडी किया था। तो वो हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स थे फॉर द मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस मेज़रमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्मॉल स्केल के डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, मतलब माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम लोग जो यूनिट्स यूज़ करते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले माइक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसे डिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज़ के ऑर्डर की हो, दोज आर सेड टू बी माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस। तो पहले हम माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, जो एटम्स के साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, या वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट रेडिएशंस को मेज़र करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा 1 नैनोमीटर, जिसकी वैल्यू हम 1 nm से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, 1 μm, इस सिंबल को कहा जाता है म्यू, mu, μm, 1 माइक्रोमीटर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1 स्मॉल mm से डिनोट किया जाता है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर के ऑर्डर की होती है। तो ये हमारे कुछ, इसके अलावा हम सम अदर केसेस में हम लोग 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर का भी यूज़ करते हैं, और 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की, जो जनरली हम लोग एक न्यूक्लियस के साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ जनरल से प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम स्मॉल स्केल के डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी क्वांटिटीज़, जैसे अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया, स्मॉल एरिया को मेज़र करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं 1 बार्न की वैल्यू होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द यूनिट ऑफ एरिया, जो हम लोग जनरली न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब जनरली हम लोग जो बात कहते हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन के परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग अगर हम हमारी बॉडी को काटते हैं तो जो सरफेस बनेगी दैट इज सेड टू बी इट्स अ क्रॉस सेक्शनल सरफेस। जैसे अगर हम इस सिलेंड्रिकल बॉडी की बात करें, अगर हम इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं इसके एक्सिस के अलोंग, तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग अगर हम इसको काटेंगे तो जो सरफेस बनेगी सर्कुलर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा। अगर हमें एक रेक्टेंगुलर बॉडी दी जाए तो उस रेक्टेंगुलर बॉडी के अंदर, मान लो जैसे हमारा ये एक रूम रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो उसको इस प्लेन के अलोंग अगर हम काटते हैं तो ये जो सरफेस बनेगी वॉल की या इस बोर्ड की जो सरफेस बनेगी दैट वुड रिप्रेजेंट द इट्स क्रॉस सेक्शनल सरफेस। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल सरफेस हमारी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग काटने पर जो सरफेस बनेगी उसको रिप्रेजेंट करती है। तो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 बार्न का यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर की ऑर्डर की होती है। अगर हम लार्ज स्केल के एरिया की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और भी यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं एरिया को मेज़र करने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सारे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन हमें पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
और प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंसेस की, तो उसमें हम लोग 1 इंच का भी यूज़ करते हैं और 1 इंच की वैल्यू होती है 2.54 सेंटीमीटर के ऑर्डर की इक्वल। और इसकी वैल्यू अगर हम 1 फुट की बात करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। इसके अलावा हम लोग और लेंथ के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ इंच, फुट और किलोमीटर, मीटर, ये सारे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर सम ऑफ द 1 माइल, एक हम 1 माइल का और यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर के ऑर्डर की हम लोग कंसीडर करते हैं वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। वैसे इसकी वैल्यू 1.609 के ऑर्डर की मानी जाती है, तो लगभग इतनी वैल्यू जो होगी वो 1 माइल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम मेज़रमेंट ऑफ द मासेस की बात करते हैं तो मास को मेज़र करने के लिए जो जनरली हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं, अगर SI या MKS की बात करते हैं तो वहाँ तो हम लोग यूज़ करते हैं 1 किलोग्राम को या 1 ग्राम को CGS में और SI या MKS के अंदर रिस्पेक्टिवली मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम स्मॉल मासेस की बात करते हैं तो उसके लिए एक और यूनिट यूज़ करते हैं 1 स्लग, जिस 1 स्लग की वैल्यू होती है 14.57 किलोग्राम के ऑर्डर की। इसके अलावा 1 क्विंटल मास की वैल्यू होती है 100 किलोग्राम। 1 टन, इसको हम लोग 1 मेट्रिक टन भी कह देते हैं और 1 टन या 1 मेट्रिक टन की वैल्यू होती है 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 1000 किलोग्राम के ऑर्डर की होगी के इक्वल होती है 1 टन की वैल्यू। इसके अलावा और लार्ज स्केल के अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल का मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी प्लैनेट का, किसी स्टार के मास को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टाइम्स द मास ऑफ द सन कंसीडर किया जाता है। मतलब सन के मास का 1.6 टाइम जो मास होगा उसको कहा जाता है 1 चंद्रशेखर लिमिट, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास अप टू नाउ। अब तक हम जो मास के यूनिट डिफरेंट कंसीडर्ड करते हैं उसमें 1 चंद्रशेखर लिमिट का जो मास है जो कि 1.6 टाइम्स द मास ऑफ द सन के इक्वल होता है, तो इस मास को हम लोग सबसे बड़ा यूनिट ऑफ द मास आज तक कंसीडर करके चलते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग जो प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग जो जनरली यूज़ कर लेते हैं वो हम कह देते हैं कि टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डे, ईयर्स, मंथ्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यूज़ करते हैं या यूनिट्स का यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है स्मॉल स्केल के टाइम को मेज़र करने के लिए दैट इज़ 1 शेक, और 1 शेक की वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेकेंड, जो जनरली हम लोग एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए या रेडिएशंस के टाइम पीरियड को मेज़र करने के लिए हम इस तरह के यूनिट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और जो यूज़ किया जाता है जैसे डे, उसको हम लोग 1 सोलर डे भी कह देते हैं। इन जनरली इसको हम लोग 1 मीन सोलर डे भी कह देते हैं। 1 सोलर डे का मतलब क्या हुआ कि सन के अराउंड जब अर्थ
रोटेट करती है तो वो दो तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एक तो रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस और एक रोटेशनल मोशन या रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी इन द एलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस पॉइंट, तो जब अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है तो अर्थ दो तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। मान लो ये अर्थ है तो एक तो ये अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है अबाउट द नॉर्थ साउथ एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें रोटेट करती हुई ऑब्जर्व होती है अर्थ, तो ये उसका स्पिनिंग मोशन कहलाता है। इसके अलावा रोटेट होने के साथ साथ अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन भी करती है, तो जब सन के अराउंड अर्थ जब अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है तो सन उसके मीडिएटर में से जो उसका इक्वेटर है उसके ऊपर से जब क्रॉस होके जाएगा, हमें जो ऑब्जर्व होता है तो एक बार क्रॉस हुआ दोबारा फिर क्रॉस होता है, तो दो सक्सेसिव पासेज ऑफ द सन ओवर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं वन मीन सोलर डे। मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive passage of the sun over the equator of the अर्थ इज नोन एज वन सोलर डे। अब हमें पता है कि एक अर्थ अपने सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो टाइम पीरियड लेगा दैट इज सेट बी वन सोलर ईयर, उसको कहा जाता है वन सोलर ईयर। अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लेगी दैट इज सेट टू बी वन सोलर ईयर, और खुद के एक्सिस के अबाउट एक कंप्लीट रोटेशन करने में, मतलब सन जब अर्थ के इक्वेटर को दो बार सक्सेसिवली क्रॉस करेगा, मतलब दो सक्सेसिव नून्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोपहर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज सेट टू बी वन सोलर डे। अब एक पूरे साल के दौरान हमें पता है कि जो सोलर डेज की जो लेंथ होती है वो वेरी करती रहती है। गर्मियों में सोलर डे की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होती है और सर्दियों में उसकी वैल्यू जो होगी विंटर्स में वो थोड़ी कम होती है। तो जब हम कंप्लीट सोलर ईयर के ऊपर सोलर डे को हम लोग ऐड करके उसका एवरेज निकालते हैं तो देन दैट इज सेट टू बी वन मीन सोलर डे। और एक मीन सोलर डे की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 86,400 सेकेंड, शायद यही बनेगा अगर हम वन मीन सोलर डे 24 आवर 60 मिनट इंटू में 60 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली सोल्व करोगे तो आई थिंक सो शायद ये 86,400 सेकेंड के इक्वल आएगा। बाकी फिर भी कैलकुलेशन करके चेक कर लेना इसकी वैल्यू। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट्स विच वी यूज इन आवर जनरल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ या डे टू डे लाइफ फॉर मेजरमेंट ऑफ द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसके बाद ये तो होगी यूनिट्स की बात। अब उसके बाद क्या है कि जब भी हम एक क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो मेज़र करने पर हमें जो रिजल्ट के तौर पे ऑब्टेन्ड होता है दैट इज सेट टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी को हम जनरली कैपिटल क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं और इट्स वैल्यू इज जनरली इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दिस टू पैरामीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नेम ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की जो वैल्यू है, मान लो वो वैल्यू है 100 मीटर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर अगर हम बात करते हैं मीटर की टर्म में, मान लो हम एसआई सिस्टम के अंदर लेंथ का यूनिट मीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं और हम यहाँ से लेके मान लो मुंबई तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, या थोड़ा स्मॉल ले लो, दिल्ली तक का डिस्टेंस मान लो हम लोग मेजर करना चाहते हैं, तो रानिया से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 250 किलोमीटर के ऑर्डर का हम लोग लिखते हैं। अगर मीटर में रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2,50,000 मीटर। ये फिर भी कुछ स्मॉलर वैल्यू है। अगर इससे भी लार्जर डिस्टेंसेस आ जाएं तो उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी हो तो उसको अगर हम बार बार लिखना हो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, नंबर ऑफ जीरोस अगर काफ़ी ज़्यादा आ जाए। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ जीरोस काफ़ी स्मॉलर, मतलब अगर क्वांटिटी का साइज बहुत स्मॉलर हो, जैसे हम बात करते हैं कि एक एटम का जो साइज है वो लगभग 0.00000 इस ऑर्डर का होता है एटम का साइज। इतनी स्मॉलर वैल्यू है, क्लियर है बात। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो हो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत लार्ज हो या बहुत स्मॉलर हो तो उस केस में उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट करने में हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। कन्वेंशनली ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है काम। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड और वेरी स्मॉलर वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कोडिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जिस कोडिंग सिस्टम की हेल्प से हम लोग लार्जर या स्मॉलर वैल्यूज के कोरेस्पोंडिंगली हमने कुछ डेफिनेट कोडिंग नेम रख रखे हैं। तो हम यूनिट के नेम से पहले वो नेम लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो कोडिंग सिस्टम यूज किया है, जो स्कीम यूज की है, उस स्कीम में हमने क्या कर रखा है, हमने 10 की डिफरेंट पावर्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड नेम रख रखे हैं और उन नेम्स के कोरेस्पोंडिंगली कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, जिन सिंबल्स को हम लोग यूनिट के नेम से पहले प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे। तो जहां पर भी क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद एक यूनिट के नेम से पहले वो वाला सिंबल लगा हो तो उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू उस पर्टिकुलर जो भी अपन ने कोडिंग सिस्टम में 10 की पावर अपन ने डिसाइड कर रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो जो डिफरेंट पावर्स ऑफ 10 है वो क्या है और उनके कोरेस्पोंडिंगली उनके नेम क्या हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं, अब हम लोग उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो हम बात करेंगे पॉजिटिव पावर की। तो पावर कोरेस्पोंडिंगली वैल्यू कह लो चाहे पावर कह लो, वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, उसका नेम और उसके बाद उसका सिंबल। वैल्यू 10 रेज़ टू पावर स्मॉलर वैल्यू के लिए अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव पावर के लिए पहले ले लेते हैं हम 10 रेज़ टू पावर +1। 10 रेज़ टू पावर +1 के लिए हम लोग जो नेम लेते हैं दैट इज डेका, इसको हम लोग DA से डिनोट करते हैं। 10 रेज़ टू पावर +2 के को हम लोग जो नेम देते हैं दैट इज हेक्टा, H से डिनोट किया जाता है। 10 रेज़ टू पावर 3 किलो से डिनोट, किलो नेम दिया गया इसको और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल k। 10 रेज़ टू पावर 6 मेगा, कैपिटल M सिंबल से डिनोट किया जाता है। 10 रेज़ टू पावर 9 गीगा, कैपिटल G सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। टेरा, कैपिटल T। 10 रेज़ टू पावर 15 पेटा, कैपिटल P। 10 रेज़ टू पावर 18 को कहा जाता है एक्सा, कैपिटल E सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। लिखा कैसे जाता है, मान लो एक पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 लाख मीटर, 10 लाख मीटर ले लो।
6 जीरोज हैं, तो मैं इसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं 10 रेज टू पावर 6 मीटर। अब 10 रेज टू पावर 6 के कोरेस्पोंडिंगली वैल्यू है मेगा और सिंबल है कैपिटल M। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मेगा मीटर। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि हमारा जो भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड था उस मैग्नीट्यूड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले उसको सम सुटेबल पावर ऑफ 10 की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसमें जो हमने 10 की डिफरेंट पावर्स के लिए नेम रखे हुए हैं उनके कोरेस्पोंडिंगली सिंबल का यूज कर लिया एज ए प्रीफिक्स विद द नेम ऑफ द यूनिट। मतलब यूनिट के नेम से पहले हम लोग उस सिंबल का नेम लिख देंगे। तो मीटर से पहले कैपिटल M का मतलब ये मेगा मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेगा मीटर का मतलब इसकी वैल्यू मेगा को हटाओगे तो यहाँ पर 10 रेज टू पावर 6 लिखा जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास लार्जर वैल्यूज होंगी, मान लो ये कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये रिप्रेजेंट कर रहा है जूल को, एनर्जी को, तो इसको हम लोग पहले साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जो डेसिमल पॉइंट हो वो फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाए। तो 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल आ गया। तो 10 रेज टू पावर 6 के कोरेस्पोंडिंगली हमारे पास नेम है मेगा, कोरेस्पोंडिंगली हमारे पास सिंबल है कैपिटल M। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3.2 मेगा जूल। क्लियर है बात? ये आप लोगों ने ये यूनिट कहां पर जनरली देखा होगा? मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट। ये आप लोग जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की या किसी पावर स्टेशन की कैपेसिटी की बात करते हैं कि हमारे इस एरिया के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पावर का जो वैल्यू है वो इतने मेगावाट है, इतने गीगावाट है, इतने टेरावाट है। तो वहाँ पर मेगावाट का मतलब जितने, मान लो 22 मेगावाट की बात की जा रही है, 22 मेगावाट का मतलब होगा 22 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वॉट। अगर 22 गीगावाट की बात हो रही है तो इसका मतलब होगा 22 इंटू 10 रेज टू पावर 9 वाट के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। तो मीन हमें इन सभी डिफरेंट पावर्स ऑफ 10 की वैल्यूज, नेम और उनके सिंबल्स हमें याद रखने हैं कि 1 मेगावाट की वैल्यू कितनी होती है 10 रेज टू पावर 6 वाट के इक्वल। 1 पेटावाट की वैल्यू कितनी होगी 10 रेज टू पावर 15, अगर कोई यूनिट का नेम साथ में रखा हुआ है तो। जनरली हम लोग क्या है, यूनिट के नेम के साथ प्रीफिक्स के तौर पे इन पावर्स के कोरेस्पोंडिंगली कोडिंग सिंबल का यूज करते हैं। ये तो बात होगी पॉजिटिव पावर ऑफ 10 के लिए। अब नेगेटिव पावर ऑफ 10 की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या वैल्यूज और क्या सिंबल्स असाइन करते हैं, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। 10 रेज टू पावर -1 इसको हम लोग लिखते हैं डेसी, स्मॉल d सिंबल से इसको डिनोट किया जाएगा। 10 रेज टू पावर -2 सेंटी, 10 इसको स्मॉल c सिंबल से डिनोट किया जाता है। 10 रेज टू पावर -3 मिली, स्मॉल m सिंबल से डिनोट किया जाता है। 10 रेज टू पावर -6 माइक्रो, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है म्यू, MU म्यू। 10 रेज टू पावर -9 नैनो, स्मॉल n सिंबल से डिनोट किया जाता है। 10 रेज टू पावर -12 पिको, स्मॉल p। 10 रेज टू पावर -15 फेम्टो, स्मॉल f सिंबल से डिनोट किया जाता है। 10 रेज टू पावर -18 एटो, स्मॉल a सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यूनिट के नेम के साथ इनमें से कोई एक सिंबल आता है तो उसका मतलब उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड
कोरस्पॉन्डिंग पावर्स के 10 की डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात की थी, तो 1 नैनोमीटर मैंने कहा था, मीटर से पहले नैनो नाम का सिंबल लिया था और नैनो के कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या आ रही है 10⁻⁻⁹। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू, नैनो को हटाएंगे तो उसकी जगह लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होगी। तो दीज आर सम ऑफ द powers of the 10 corresponding to which we used some symbols as the prefix with the name of the unit in order to represent the larger, very large or very small values of the magnitude of the quantities in a compact form. And that's all about your chapter as per Pradeep publication. तो कल हम लोग order of magnitude of the quantity और different methods for the measurement of the वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल।